डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास से कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड साइंस सिलेबस है वो लेके आए हुए हैं। और इसी में हम आगे बढ़ते हुए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9। और इस चैप्टर में मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से आप समझ सकते हो कि फिजिक्स के चैप्टर है वो हमारे शुरू हो चुके हैं। और चैप्टर 9 के भी काफ़ी पार्ट्स रहेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं। इसके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको और कुछ ट्रिकी सी चीज़ें भी मिलेगी, इमेज फॉर्मेशन वगैरह हैं, लेंस और मिरर कैसे बनाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हम। और ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर मेनली हम लाइट के बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स अभी नहीं पढ़ेंगे हम। और रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है, मिरर्स के द्वारा। तो मिरर्स के बारे में ही एक आइडिया लेना है हमने इस पार्ट के अंदर। और साथ में जो मिरर्स हैं उसके कितने टाइप्स हैं और रिफ्लेक्शन के कौन से नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो मेनली हम टोटली बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं फिलहाल हमने केवल इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ना, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। लाइट क्या होती है और लाइट की नेचर क्या है। तो लाइट की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में, उनको देखने में जो मदद करती है एनर्जी की, वो फॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। और लाइट की जो नेचर है वो मेनली टू नेचर पढ़ी जाती है लाइट की। एक तो है वेव नेचर। वेव नेचर, वेव क्या होती हैं? जैसे साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं, और वेव्स की भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। आपने 9th क्लास में थोड़ा आइडिया लिया होगा। इसके अलावा एक होती है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, दो नेचर होती हैं लाइट की। आपसे जनरली ये पूछी जा सकती हैं बेसिक्स बातें। और वेव नेचर में ही हम पढ़ते हैं जो हमारा चैप्टर के अंदर हम पढ़ने को मिला है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो इवेंट्स हैं, फिनोमिना हैं या प्रोसेसेस हैं, ये वेव नेचर ऑफ लाइट से ही समझी जा सकती हैं। और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनसे भी लाइट है हमारी बनी हुई होती है। और इस नेचर को समझने के लिए हमको कौन से दो इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, हालांकि पढ़ते आप उनको हायर क्लासेज में हो। और मेनली हमने इस चैप्टर में तो वेव नेचर से रिलेटेड ही पढ़ना है लाइट का। तो जो पार्टिकल नेचर है उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो और 12th में भी डिस्कशन आता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही मिलते हैं। तो उनसे हम बोल सकते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, वो केवल वेव नेचर से रिलेटेड रहेगा। और वेव्स क्या हैं आपको बताया, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। और यहाँ पे आपको मेनली हमने, जैसे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, से थोड़ा सा पहले का थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक मोर टू नो टाइप का कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। इसमें भी आपसे लाइट के बारे में जनरली एक आइडिया दिया है कि ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट की पासिंग के बेस पे लाइट किन ऑब्जेक्ट्स में से इजीली पास हो सकती है, उसी बेस पे हम ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? जिनमें से लाइट टोटली पास हो जाती है, जिनके हम आर पार देख सकते हैं सिंपली। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनमें से हम क्या है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है ओपेक ऑब्जेक्ट में भी, इस कॉन्सेप्ट में यदि आप देखोगे, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट बिकम्स वेरी, इट सी बीन अराउंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। ओपेक का मतलब क्या होता है कि जिसमें से हम बिल्कुल बोल सकते हैं लाइट पास ही ना उसके, लाइट कांट पास थ्रू इट।
इसमें से पास नहीं कर सकती, इसमें से लाइट इजीली पास आउट हो जाती है। और इसमें से क्या है, कुछ ही लाइट पास आउट हो जाती है, धुंधली इमेजेस हैं या फिर धुंधला हमको जिसमें से दिखाई देता है, कुछ परसेंट है जो लाइट वो पास होती है, उनको हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हालांकि ये बातें तो हम प्रीवियस या फिर लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं। और लाइट की खास बात क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में या सिंगल डायरेक्शन में ही मूवमेंट है लाइट की, वो देखी जाती है। इसके अलावा कुछ बेसिक है, वही मैंने बताया है, वेव थ्योरी से रिलेटेड पहले मानते थे कि वेव थ्योरी ही होती है। इसके अलावा फिर बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या फिर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो हायर क्लासेज में, उसने बताया कि लाइट इज नीदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल, द न्यू थ्योरी रिकॉइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो इसने क्या बताया है कि पार्टिकल नेचर होती है और उसी के अंदर ही वेव नेचर, मतलब एक दूसरे की इंटरमिक्स प्रॉपर्टीज हैं वो शो करती हैं। आप इसको ना तो टोटली वेव नेचर में बोल सकते ना पार्टिकल नेचर में, दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज है वो शो करता है लाइट। और हालांकि इसमें आपके बेसिक्स वैसे आइडिया दिया हुआ है कि वेव थ्योरी से ही हम बिकम्स इनएडिक्वेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ लाइट विद मैटर एंड लाइट ऑफन बिहेव समवट लाइक स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें यही है कि वेव और पार्टिकल नेचर आपने दो याद रखनी है, लेकिन हायर क्लासेज में जब आप इसको थोड़ा सा और जो कन्फ्यूजन है उसको आप सोल्व कर सकते हो। फिलहाल तो हमने वेव नेचर से रिलेटेड ही इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। तो ये था बेसिक्स। अब हमारा चैप्टर है वो शुरू कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि चैप्टर के नाम में ही है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज आफ्टर ए स्मूथ सरफेस इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, यदि हमारी जो लाइट रेज है किसी भी स्मूथ सरफेस के साथ टकराती है तो वो बेंड हो जाती है या फिर उसी डायरेक्शन में वो क्या हो सकती है, मुड़ सकती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मीडियम हमारा सेम होना चाहिए। मीडियम मान लो जैसे लाइट है इस बोर्ड से टकरा के, जैसे बल्ब की लाइट गिर रही है और आपकी नजरों आंखों में आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में सिंपली याद रखना आपने बेंडिंग ऑफ लाइट रेज बेंड होती है किसी भी स्मूथ सरफेस के साथ। और ज़्यादातर हम स्मूथ सरफेस इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मिरर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी एक साइड को पॉलिश किया हुआ होता है और दूसरी साइड से वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। एक सरफेस पॉलिश्ड होती है, दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो सिंपली आपसे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है पूछ लिए जाएं। इसके अलावा ये चीज़ वह 8th क्लास में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, जिसमें आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा आपको, जैसे कोई स्मूथ सरफेस है तो इसमें जैसे ही रेज गिरेंगी ना, इस टाइप का डायग्राम आपने देखा भी होगा 8th क्लास में, तो सिंपली जो हमारी रेज टकरा के जाएंगी तो वो पैरेलल आई थी तो पैरेलल ही जाएंगी। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि मान लो अपनी सरफेस कुछ ऐसी थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे जो लाइट है वो तो गिर जाती है पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद क्या है, लाइट कोई इस डायरेक्शन में चली जाती है, कोई ऐसे चली जाती है किसी। तो इस तरीके से हमारा रेगुलर और इरेगुलर 2 टाइप के रिफ्लेक्शन आपके हो सकते हैं। और रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होते हैं, ज़्यादातर स्मूथ सरफेस के द्वारा। और स्मूथ सरफेस में हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं, तो मिरर से रिलेटेड तो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी। इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या क्या नियम है, ये आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और जब भी रिफ्लेक्शन होता है आपको पता है ये एक स्मूथ सरफेस से होता है। और स्मूथ सरफेस मान लो जैसे हमारे पास मिरर है, इसकी एक साइड हेयर से लगाते हैं एक साइड में, ये इसकी क्या होती है, पॉलिश्ड सरफेस होती है, पॉलिश्ड सरफेस। और जो दूसरी साइड होती है जहाँ से लाइट टकराती है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जैसे ही कोई लाइट रेज इस पे गिरती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ जाती है। और ये जो लाइट रेज आती है टुवार्ड्स द मिरर या पॉलिश्ड सरफेस की तरफ, हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जो भी लाइट रेज आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जिसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब रे टकरा के वापस लौट जाती है या अवे फ्रॉम, ये बोल सकते हैं टुवार्ड्स किसकी तरफ जाती है, ये पॉलिश्ड, ये हमारी एक प्रकार की स्मूथ सरफेस की तरफ। तो स्मूथ सरफेस भी हो सकती है ये स्मूथ फेस।
और स्मूथ फेस में मिरर यूज करते हैं क्योंकि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करता है मिरर। इसके अलावा जो रेज हमारी अवे चली जाती है टकराने के बाद, अवे फ्रॉम मिरर, मिरर से अवे चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर जब बनाते हैं हम सरफेस के, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके परपेंडिकुलर यदि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल। तो जब भी एक रिफ्लेक्शन होता है तो आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमको एक स्मूथ सरफेस चाहिएगी, एक नॉर्मल चाहिएगा, एक इंसिडेंट रे चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे चाहिएगी। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं, सिंपली यदि बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो अपनी बुक में दिए हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके। सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि जो हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे। प्लेन में मतलब जैसे हम 1D 2D 3D प्लेन डिस्कस करते हैं तो एक ही हम इसको पेपर पे बना सकते हैं या फिर जैसे बोर्ड पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम सरफेस या प्लेन, एक ही प्लेन पे है वो लाई करते हैं तीनों चीजें। उसके बाद एक क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बात की है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा आपके इक्वल मिलेंगे रिफ्लेक्शन के केस में, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे डेफिनेशन यदि पूछ ली जाती है तो आप क्या बताओगे, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। यदि ये डेफिनेशन बेसिक सी डेफिनेशंस हैं वो आपसे पूछ ली जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए इंसिडेंस, इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे, इसके अलावा रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, बस वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिक चीजें नहीं बता पाते। इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ ए मिरर। एक मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे टकराती है आके या मिरर की तरफ आती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और एंगल क्या होता है यहाँ पे, एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे, लाइट रे moves away from mirror after striking from it। इसे टकराने के बाद जो रे मतलब दूर की तरफ चली जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, इनको लिखना भी आना चाहिए। समझ तो हम डायग्राम से लेते हैं लेकिन कई बार बेसिक्स आपसे डायग्राम से रिलेटेड डेफिनेशंस में पूछ लिया जाता है, डिफाइन करो भाई इन चीज़ों को। और इसमें आरबीएससी में तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये था आपका थोड़ा बेसिक्स किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं मिरर क्या होता है। मिरर क्या है, एन ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस विच हैज, बल्कि इसको ऑब्जेक्ट ही लिखो आप, स्मूथ सरफेस भी लिख सकते हो या ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट विच हैज टू सरफेसिज
दो सरफेस होती हैं इसके पास, वन इज पॉलिश्ड एंड अदर इज स्मूथ। और जो स्मूथ है ये क्या कर एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यही है रिफ्लेक्शन के लिए जो ज़्यादातर यूज किया जाता है। और क्या बता सकते हैं हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में, दिस ऑब्जेक्ट या ए मिरर रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, रिफ्लेक्टिंग ऑन इट। हालांकि रिफ्लेक्शन हर सरफेस से देखा जाता है, जैसे दीवारों से लाइट टकरा के भी रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन दीवारें मैक्सिमम लाइट है वो एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। लेकिन जो मिरर होते हैं मैक्सिमम मिरर की कंडीशंस, और ऐसे मिरर हम बनाते ही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन कर सके। इसी वजह से साफ इमेज बनती है वहाँ पे। हम दीवार के सारे खड़े होकर उसकी मतलब हम हमारी परछाई नहीं देख सकते, हालांकि वो छाया तो जरूर देख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा रियल प्रतिबिंब नहीं देख सकते जैसा कि मिरर में दिखाई देता है। तो मिरर क्या करता है, जो भी लाइट इसके ऊपर गिरती है मैक्सिमम लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर, तो मिरर के अलग अलग टाइप्स हैं। एक तो रहता है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसकी जो सरफेस है वो क्या हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। हालांकि स्मूथ सरफेस तो सबकी होती है, ये बोल सकते हैं हम इसकी जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होती है। तो ये बोल सकते हैं हम प्लेन मिरर क्या है, ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट माना जाता है प्लेन मिरर को। तो लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे हम ज़्यादातर देखते हैं जो एक तरीके से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं, लेकिन हमारी अर्थ कैसी है, राउंड है। और वो राउंड इतनी बड़ी है कि उसकी कुछ सरफेस मतलब बिल्कुल इतनी सी सरफेस तो हमको बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है। ऐसे ही माना जाता है कि प्लेन मिरर है ना जो दिखता स्मूथ है बिल्कुल एक जैसा, लेकिन उसको मानते हैं हम एक बहुत बड़े सर्कल का क्या है वो एक पार्ट है। तो बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है हुज रेडियस इज इन्फिनिटी, जिसकी रेडियस है वो मान सकते हैं हम, या डायमीटर है जिसका बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी में मिले। इसके अलावा होता है कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर क्या होते हैं, कर्व्ड मिरर, और इन्हीं के लिए हमारी को जो पढ़ना है वो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो इनकी हम बोल सकते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, या नोट प्लेन भी लिख सकते हैं, नोट प्लेन। तो नोट प्लेन का मतलब ये है कि उनकी जो सरफेस है रिफ्लेक्शन जहाँ से होता है तो वो एक कर्व्ड है, वो प्लेन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये होते हैं हमारे कर्व्ड मिरर। इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है कि कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर्स हैं वो कैसे होते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है, एक्टिविटी दी हुई है इसमें, जैसे हमने लार्ज साइज स्पून, जैसे चम्मच होता है बड़ा चम्मच, उसमें हमने क्या देखना है, ट्राई टू व्यू यूर इन इट्स कर्व्ड सरफेस। इसकी जो कर्व्ड सरफेस है चम्मच की, तो वहाँ पे बोल रहा है कि हमने अपना चेहरा देखना है और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। डू यू गेट द इमेज, क्या उसमें इमेज बनती है, इमेज छोटी है या बड़ी है। तो उसमें आप देखोगे तो अलग अलग इमेज फॉर्मेशंस होती हैं। और जैसे चम्मच को अब आगे बोल रहा है कि इसको चम्मच को अपने फेस की तरफ लेके आओ, फेस से दूर लेके जाओ, फिर देखो कि इमेज कैसे बनती हैं। और इस पार्ट में हमने इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन। और साइंटिफिकली देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारा फेस एक ऑब्जेक्ट है, उसको मिरर की तरफ लेके जाते हैं तो उसकी इमेज फॉर्मेशन पे क्या असर पड़ता है। पहले उसकी पोजीशन देखी जाती है, ऑब्जेक्ट जितना दूर है तो उसकी इमेज देखें कहाँ पे बनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ मूव करेंगे तो उसकी इमेज देखी जाती है कहाँ कहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे हम केवल एक ट्रिक्स ही समझेंगे, हालांकि डायग्राम वगैरह तो आप बनाना सीख ही जाते हो। कुछ सिंपल सी बातें देखेंगे जिससे कि एक ऑर्डर है वो फॉलो होता है। जैसे जैसे हम मिरर की तरफ चलेंगे तो इमेज का भी एक ऑर्डर फॉलो होएगा, वो अवे फ्रॉम द मिरर है वो बनती रह जाएंगी। तो ऐसे ही रिवर्स द स्पून। और जो हमारी कर्व्ड सरफेस है जैसे स्पून से, ये हमारी कौन सी है, एक प्रकार की कनकेव मिरर का काम करती है। जबकि ये वाली, अब बोल रहा है ना रिवर्स करके देखो स्पून को, तो ये कैसी करेगी, ये कन्वेक्स मिरर का काम करती है। तो दूसरी साइड की सरफेस है जो, और वहाँ पे फिर हमने क्या करना है, ऐसे ही इमेज
को चेक करना है इमेज कैसे कैसे बनेगी। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है, दो टाइप के हम मिरर यूज कर रहे हैं, और एक है हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो इसी की हमने कंडीशन पढ़नी है कि कितने टाइप की कंडीशंस में यहाँ पे इमेज बनेगी। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में देखा जाएगा कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पे जो स्पेरिकल मिरर की बात करी है हमने, दो टाइप के स्पेरिकल मिरर हैं। जैसे सबसे पहला है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। और कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में सिंपली जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, दोनों को बना तो इसी तरीके से सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी जो हमारी जो सरफेस है कौन सी। जैसे यहाँ पे इस टाइप से जो सरफेस दिखाई हुई है तो ये कौन सी है, पॉलिश्ड सरफेस हम बोल सकते हैं। यदि पॉलिश्ड सरफेस आउटर साइड में है तो हम बोल सकते हैं क्या है वो हमारा कनकेव मिरर है। और यदि पॉलिश्ड सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर है, अब जैसे ये स्फेरिकल एक कर्व्ड है और कर्व्ड किसका एक मान सकते हैं सर्कल का एक पार्ट है और इसका सेंटर इस साइड में है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है द टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवार्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा कनकेव मिरर। या फिर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी पॉलिश्ड सरफेस की साइड में है, ऐसे भी यहाँ पे बन सकता था हुज पॉलिश्ड सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब दूसरी साइड में है। और इसमें क्या रहेगा, टाइप ऑफ ऐसे ही कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द अदर साइड दैट ऑफ सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर है ना उससे अवे साइड में हो। जैसे सेंटर की यदि हम बात करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है और जो ये हेयर से मैंने बनाए हैं ये क्या है, इसकी पॉलिश्ड सरफेस है। तो आप डेफिनेशन दोनों टर्म्स में लिख सकते हो। पॉलिश्ड सरफेस कैसे आप से लिखोगे तो वो आपने ये देखना, जैसे इसकी पॉलिश सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर मिलेगी और पॉलिश सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद जो ये डायग्राम है हम बना के आ जाते हैं, यही नहीं दिखा पाते उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, तो ये आपकी पॉलिश सरफेस है, ये याद रखना है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखा जाता है। और मिरर केस में ज़्यादातर इमेजें हमारी बनती भी इसी साइड में हैं, जो हमारे जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है वो हम देखेंगे भी अभी। और एक दो कंडीशंस आएंगी जिसमें इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है वो भी बनती हैं। और यहाँ पे कनकेव मिरर की खास बात क्या होती है, जितनी भी रेज होती हैं उस रेज को ये फोकस कर देता है। कहाँ पे, फोकस के ऊपर। रेज कमिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड एक होता है जब भी हम मिरर के अलग अलग पॉइंट देखते हैं, अभी मिरर के बारे में समझेंगे हम जब भी कन्वेक्स या कनकेव मिरर का डिस्कशन होगा कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो एक फोकस होता है यहाँ पे और एक सेंटर होता है। सेंटर तो क्या है, मान लो ये सर्कल का सेंटर कौन सा है, जैसे सर्कल हम खींचते हैं तो उसका जो सेंटर होएगा वो इस स्पेरिकल मिरर का सेंटर है। और फोकस क्या है कि जो रेज पैरेलल आती हैं किसके, एक लाइन है जो बीचों बीच इमेजिनरी लाइन मानी जाती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसके बारे में समझ ही लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कर्व्ड मिरर है और किस मिरर की बात कर रहे हैं हम, अब यदि पॉलिश सरफेस मैंने बाहर की तरफ दिखा दी तो कौन सा मिरर है ये आपको पता होना चाहिए, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है और इस तरीके से एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से शुरू होती है और हमारे बीचों बीच यहाँ पे पोल माना जाता है और यहाँ पे एक पी बीचों बीच फोकस रहता है और एक पोल पी पॉइंट है वो माना जाता है। तो पोल और सेंटर से जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेन एक्सिस होता है, इसी पे हम क्या मानते हैं इमेज वगैरह बनती हैं, किस इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसको देखा जाता है। तो सी क्या है, हमारा सेंटर है। सेंटर किसका है, उस स्फीयर का सेंटर है जिसका हम मिरर को एक पार्ट मान रहे हैं। एफ क्या है, यहाँ पे फोकस है और फोकस किससे आया है, जब भी रेज हमारी पैरेलल होती हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के,
इस तरीके से कोई भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगे तो वो हमारा जो कनकेव मिरर है वो क्या करता है, इन रेज को फोकस पे एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है ना कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, सबको फोकस कर देता है। इसीलिए फोकस की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट से और पोल के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, इसके अलावा सी क्या है, पी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारी कौन सी थी, पॉलिश्ड सरफेस थी, पॉलिश्ड सरफेस। ये जो रेज दिखाई हैं इस तरीके से एरो लगा के इनकी डायरेक्शन है वो बताई जाती है कि टकराने के बाद किस डायरेक्शन में गई हैं इस तरीके से। और ये क्या है, हमारी रेज हैं, रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे भी हो सकता है, यदि वो पैरेलल आती हैं तो एक ऐसे पॉइंट पे मिलती हैं, किसके द्वारा, हमारे कनकेव मिरर के द्वारा। और यदि हमारा कन्वेक्स मिरर होता, इस तरीके से कन्वेक्स मिरर की कंडीशन होती, तो रेज हैं जो, जैसे इसमें पिछले वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो रेज हैं वो पैरेलल आ रही थी लेकिन वो टकरा के अवे फ्रॉम द, मतलब एक दूसरे से दूर दूर चली जाती हैं। एक प्रकार से रेज क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, और यहाँ पे क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज। तो इसलिए हमारा जो कनकेव मिरर है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और जबकि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है ये रेज को स्प्रेड कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और इस केस में भी इसका भी खुद का फोकल होता है, एक फोकस पॉइंट होता है। वो फोकल पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे रेज एक्चुअली में मिलती तो नहीं है लेकिन मिलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ये रेज टकरा के फैल रही है ये इस तरीके से, उनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो सारी एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होंगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कर लेते हैं, क्या है प्रिंसिपल। एक तो हमने देखा एक्सिस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जरूरी है। इसके अलावा सी क्या होता है, सेंटर। इसके अलावा पोल क्या होता है। इसके अलावा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन विच passes through center and pole of spherical mirror। ये दोनों ही केस में, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, वो दोनों केस में डेफिनेशन सेम ही रहेगी। सेंटर क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं सिंपली क्या है, एक प्रकार का पॉइंट, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल, बल्कि ये बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूनिफॉर्म। रेडियस की बात की है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मैंने बात की, एक पॉइंट है सेंटर, वहाँ से क्या है, सिंपली हमारा जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, इसी को हम सेंटर बोलेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट था हमारा पोल। पोल, और पोल के बारे में क्या डेफिनेशन रहेगी, ये भी एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी बोल सकते हैं कि द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कट करती है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसको हम प्रिंसिपल पोल बोल, प्रिंसिपल इसके लिए वर्ड यूज नहीं करते हम। इसके अलावा एक है हमारा सबसे मेन डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाती है, वो रहेगी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। और ये क्या है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which rays after striking
मीट्स और अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, या तो एक्चुअली में मीट करती हैं, किसके केस में हमने देखा है कन्वेक्स मिरर के केस में ये एक्चुअली में मीट करती हैं टकराने के बाद, या फिर ये अपीयर टू मीट हमने देखा था ना उसमें कन्वेक्स मिरर के केस में। इसमें क्या है एक्चुअली में नहीं मिलती हैं, ये तो बहुत दूर चली जाएंगी, लेकिन पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर हम मिला के देखें तो बिहाइंड द मिरर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं पीछे की तरफ। तो इसी को हम बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी प्रिंसिपल फोकस की, इस पे जरूर आपने ध्यान देना है। और 2 नंबर में पूछ ले तो ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर्स है वो बना के आ सकते हो। तो यह है बिल्कुल बेसिक्स आपका। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशंस, और इमेज फॉर्मेशन से पहले एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे से। इस एक्टिविटी का मेन मकसद क्या है, हम बोल सकते हैं 9.2 एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का मतलब है टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। आपसे क्वेश्चन आ जा सकता है 2 नंबर में कि डिराइव एन एक्टिविटी या एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू फाइंड या टू शो द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए क्या है हम जैसे बचपन में एक्सपेरिमेंट करते भी हैं, जैसे हमारे पास वैसे तो लेंस के साथ हम करते हैं, जैसे एक पेपर लिया हमने और जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको सनलाइट में रखेंगे तो एक बिल्कुल फोकस कर देगा लाइट को और थोड़ी देर में बर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मिरर के साथ हमने करना है। मिरर कैसा है, इस तरीके से हमारा कोई भी कन्वेक्स या कनकेव मिरर आप ले सकते हो, खासकर इसमें लिया हुआ है कनकेव मिरर। और इसके सामने हम क्या रखेंगे, एक पेपर का टुकड़ा रखेंगे और इसको सनलाइट में इस तरीके से रखेंगे कि जो सनलाइट से जो रेज वगैरह आएंगी ना उनको ये यहाँ पे फोकस कर देगा। और जिस पॉइंट पे, जितनी डिस्टेंस पे, हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हमने मिरर को रखा हुआ है ताकि बिल्कुल एक पॉइंट डॉट साइड की एक बिल्कुल बिंदु बन जाए वहाँ पे, और ये बिंदु क्या करेगा फिर थोड़ी देर तक यदि होल्ड रखेंगे हम मिरर को ऐसे ही, तो क्या होएगा यहाँ पे जलना शुरू हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जितनी रेज थी वो पैरेलल आ रही थी ना, वो सारी हमने एक पॉइंट पे फोकस कर दी। तो ये हमने ये बर्निंग वाले एक्सपेरिमेंट है हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ भी करते हैं, लेकिन इसमें आपको एक प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है कि आपको सनलाइट को एक तो डायरेक्ट नहीं देखना, और दूसरी बात कभी भी लेंस में से देखने की आपको, या फिर मिरर में से ऐसे इस तरीके से सनलाइट की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस होता है कि वहाँ से आपका जो रेटिना वगैरह है या फिर जो आपकी आइज के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उनको बर्न कर सकता है और आपको परमानेंटली ब्लाइंड कंडीशंस है वो भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक्टिविटी सिंपली किसके लिए है ये कि जिस जगह पे आपको जो बर्निंग डॉट मिलेगा, जो जलने वाली जगह मिलेगी, तो ये डिस्टेंस है ना, जो इसी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ मानते हैं, फोकल लेंथ। क्योंकि जो रेज है वो एक सन से आ रही है, तो वो सन क्या है काफ़ी दूरी पे है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट यदि आपका इन्फिनिटी पे है ना, तो वहाँ से जो रेज आती है ना वो पैरेलल आती हैं, रेज आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, और पैरेलल रेज हैं हमारे कन्वेक्स या कनकेव मिरर के द्वारा। कनकेव तो उनको एक्चुअली मीट कर देता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर उनको बिखेरता जरूर है, लेकिन एक्चुअली में कहाँ पे मीट करता प्रतीत होता है, प्रिंसिपल फोकस के पास। तो ये एक्टिविटी सिंपल सी है। उसके बाद हम समझ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, जो कि आपकी वो एक्टिविटीज दी हुई हैं, 6 कंडीशंस हैं। 6 कंडीशन किसकी हैं, कनकेव मिरर की, 2 कंडीशन किसकी हैं, कन्वेक्स मिरर की। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कि आपका ऑब्जेक्ट यदि सेंटर पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर क्या रहेगा। और उसको समझने के लिए हमको सिंपल रूल्स हैं वो समझने पड़ेंगे पहले। किसके लिए हैं ये, ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स हैं वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए इमेजेस वगैरह या रेज को रिफ्लेक्ट करता है वो हमने देखना है। तो ये आपके बुक में 4 डायग्राम है वो दिए हुए हैं और इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं, अब इनमें देख सकते हैं हम टोटल कितने डायग्राम थे हमारे, 8 थे, लेकिन इनको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्से में एक तो आपका जो क्या दिया हुआ है, ए वाले जितने भी हैं हमारे, ये ए वाले जितने भी पोर्शन हैं ये क्या हैं, सारे कनकेव मिरर हैं, कनकेव मिरर। और जो बी वाले जितने भी हैं, बी के जितने भी पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारे सारे कन्वेक्स मिरर हैं, कन्वेक्स मिरर्स। अब इनकी खास बात क्या है कि कोई भी रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो किस में से
गुजरेगी, हमारे फोकस में से गुजरेगी। तो कोई भी रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब टकराती है, किसके केस में हम बात कर रहे हैं अभी, कनकेव मिरर की कंडीशंस, तो वो फोकस से होकर निकलेगी। यदि कोई फोकस से होती हुई रेज आ रही है तो वो पैरेलल निकल जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट ही है दोनों चीजें, एक अपोजिट। हमने देखा था कि फोकस पे हम मिला देता है ना हमारा जो कनकेव मिरर होता है, और यदि फोकस से हम लाइट को इस तरीके से डालें तो वो पैरेलल चली जाती हैं। और ये पैरेलल जाने वाला कॉन्सेप्ट है हम किस में यूज करते हैं, हेडलाइट्स वगैरह में। हेडलाइट्स में देखा होगा, जो आपने हेडलाइट है उसके अंदर जो बल्ब लगा होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे फोकस पे लगा होता है, और वहां से जितनी भी रेज होती हैं वो टकरा के बिल्कुल सीधी पैरेलल चली जाती हैं। टॉर्च वगैरह में भी यही होता है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। फर्स्ट में क्या था, पैरेलल जा रही है तो फोकस से निकलेंगी। सेकंड कंडीशन में फोकस से हैं तो वो पैरेलल चली जाएंगी। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई सेंटर से निकल रही है ना कोई रेज, तो जिस ट्रैक से आई थी सेम उसी पाथ पे वापस बाउंस बैक हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं उसी रास्ते से वो लौट जाएगी। कोई यहाँ पे रिफ्लेक्शन हालांकि दिखेगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में, हमारा एंगल आई और एंगल आर है जो, वो क्या है, बिल्कुल दोनों के बीच में जीरो एंगल बनेगा। तो जिस रास्ते से आएगी सेम उसी रूट से ही वो वापस चली जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें किससे, ये तो कन्वेक्स की है, वो तो बाद में देखेंगे। अब फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन में यदि हमने कोई रेज है सीधा पोल पे डाला है, तो पोल से वो जिस एंगल से, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ना एंगल आई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल रिफ्लेक्शन वाला है जो वो सेम बनाएगा। मतलब यहाँ पे यदि ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री के एंगल के साथ ही मूव करेगी। और यहाँ पे जब कर्व्ड सरफेस के अंदर जब नॉर्मल हम फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मल को कैसे मानते हैं, नॉर्मल आपका ये देखा जाता है कि हमारी जो रेज है वो कहाँ टकराई है। ऐसे हम प्लेन सरफेस में तो सिंपली जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि किस जगह से रेज आई है, एंगल आई है जो एंगल आर के बराबर हो जाता है। लेकिन जब हमारी कर्व्ड सरफेस होती हैं, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उस केस में नॉर्मल फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, जैसे जिस जगह पे रे आई है ना उससे आप इसको सेंटर के साथ मिला दो। ये तो आपका क्या है, नॉर्मल आ गया अभी, नॉर्मल। और फिर यहाँ से जो एंगल यहाँ बना है एंगल आई, तो सेम एंगल आप यहाँ पे बना सकते हो इस तरीके से, सेम एंगल एंगल आर बना देना आपने। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है, कुछ रेज दे देता है आपको इस तरीके से, एक रेज दे दी और आपको बोल दिया भाई एंगल एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया, आपको एक रेज दे रखी है इस तरीके से और इसको कंप्लीट करना है आपने। और हो सकता है यहाँ पे कोई भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस है वो दे दे। तो आपको यदि एंगल यहाँ पे नहीं भी है तो आपने क्या करना है, सिंपली एक डॉटेड लाइन खींचनी है जो कि आपका नॉर्मल रहेगा, और यहाँ पे एंगल है उसको फाइंड आउट करो कितना है, सेम एंगल आप इस तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगल आई और एंगल आर दोनों सेम होने चाहिए। ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसमें क्योंकि डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, होता तो वैसे ये भी परपेंडिकुलर ही है, लेकिन यदि आप कुछ डायग्राम्स में आप देखो इस तरीके से, ऐसा कोई परपेंडिकुलर नहीं ले सकते। तो परपेंडिकुलर लोगे तो यहाँ पे तो हमारा, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है, एंगल रिफ्लेक्शन वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में जो नॉर्मल लिया जाता है वो सेंटर के साथ, जो ये आपकी डॉटेड लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है ना इस तरीके से, ये डॉटेड लाइन ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये तो हमारा कनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट था। अब हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो रेज पैरेलल आती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, लेकिन पीछे की तरफ फोकस से निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरीके से कोई भी रेज को हम, जैसे इस रेज को हमने फोकस पे डाला है, फोकस पे हमने बिल्कुल सेंटर करके रेज को डाला है तो वो पैरेलल चली जाती हैं। और यहाँ पे क्या है, यदि हमने कोई भी रेज सेंटर पे डालेंगे, हम सेंटर पे एक इमेजिनरी जो पॉइंट होता है उस पर डालेंगे तो सेम रूट से वापस चली जाती है। और ऐसे ही कन्वेक्स मिरर के अंदर बात करें, यदि सीधा कोई पोल पे हम रेज डालेंगे तो वो क्या करेगी, एंगल आई और एंगल आर, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आएगा ही। लेकिन यहाँ पे किस किस के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो एंगल हमारी कौन बना रही है, इंसिडेंट रे बना रही है, इंसिडेंट रे सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती हुई सीधी निकल जाती है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और क्योंकि अब हमने जितनी भी इमेज बनानी है ना, 6 और 2 8 कंडीशन पढ़नी है, वो इन्हीं रूल के ऊपर फॉलो रहेगी। तो यहाँ पे आपसे इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है वो दी हुई है, और लैब में कैसे करोगे ये एक्टिविटी, सिंपली पहले तो कोई भी आपके पास मिरर है ना, आप के लिए जो
थी वो हमने कर ली। हालांकि अब यदि उसकी फोकल लेंथ हमको पता है तो अब ने क्या करना है, कोई भी मिरर लेना है, इसमें बोला हुआ है, और लैब में जब एक्टिविटी करोगे तो उसको एक स्टैंड पे रख लेना हमने, स्टैंड पे, और एक क्या कर लेना है हमने, एक लाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है टेबल के ऊपर, और फिर क्या करना है, इसका फोकल लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेनी है इसकी। मान लो इतनी फोकल लेंथ इसकी आ चुकी है। फिर क्या करना है कि दो रेज हैं वो भी पैरेलल खींचनी है हमने, और वो किस तरीके से कि जितनी ये पी है, कि मान लो इस जगह पे लाई कर रहा है हमारा और इस जगह पे एफ है, तो यहाँ पे सी, तो इस तरीके से हमने कुछ पैरेलल लाइंस हैं वो इमेजिन कर लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, फिर हमने एक बर्निंग कैंडल को लेना है इस एक्टिविटी में जो बोला हुआ है, बाकी पढ़ सकते हो आप, और बर्निंग कैंडल के साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि उसको कहाँ कहाँ पे रखेंगे हम और कैसे कैसे उसकी इमेज है वो फॉर्म होएगी। तो यहाँ पे टोटल हमारी ऑब्जेक्ट को रखने की कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। एक तो हम बहुत दूर रख सकते हैं, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखेंगे तो वहाँ पे इमेज कैसे बनेगी। उसके बाद हम ले आएंगे सी से परे, सी से थोड़ा दूर, तो अवे फ्रॉम सी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है अवे फ्रॉम सी। तीसरी है एट सी, सी पे रख लेंगे। उसके बाद फिर सी और एफ के बीच में ले आएंगे, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद एट एफ हो जाएगी कंडीशन, और उसके बाद एफ एंड पी के बीच में। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन इन्फिनिटी थी, दूसरी बियॉन्ड सी थी, तीसरी एट सी, चौथी दोनों के बीच में, पांचवी एट एफ, और छठी कहाँ पे, बिटवीन एफ एंड पी। तो इस तरीके से एक ऑर्डर फॉलो होएगा इसमें। किसका ऑर्डर हमने देखा है, ये ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से हम किसकी तरफ लेके आ रहे हैं, टुवार्ड्स मिरर या फिर टुवार्ड्स पोल की तरफ लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे हम इमेज का एक पैटर्न देखेंगे ना, इमेज सबसे पहले यहाँ फोकस पे बनेगी, उसके बाद वो अवे फ्रॉम द मिरर है वो बनती रहेगी। यही आपने ऑर्डर है वो ध्यान रखना है। और इमेज बनाते टाइम आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब इसमें देख सकते हो आप, जो टेबल अपनी बुक में दी हुई है, इसमें ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से शुरू किया है, और इमेज है हमारी फोकस से शुरू हुई है, और जैसे जैसे इन्फिनिटी से फिर बियॉन्ड सी, सी, सी और एफ, एफ और पी के बीच में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं, हमारी जो इमेज है सबसे पहले फोकस पे बनी है, उसके बाद वो एफ और सी के बीच में, फिर सी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर इन्फिनिटी, और लास्ट में कंडीशन आती है जहाँ पे वो मिरर के पीछे बनती है। तो यही कंडीशन देखनी है। जैसे डायग्राम बने हुए हैं, और डायग्राम बनाते टाइम आपको यहाँ पे स्केल वगैरह है और जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उससे यूज करने पड़ेंगे। और इस तरीके से ही आपको हाथ से बनाओगे तो इमेज आपकी सही नहीं बनेगी। तो जैसे सबसे पहली कंडीशन है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट कहाँ ले रखे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे यदि हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है कि वहाँ से तो रेज है वो पैरेलल ही आएंगी। तो एक रेज ऊपर से आप पैरेलल दिखा दो, एक रेज नीचे से, तो क्या होंगी ये, हमने पढ़ा था जो रेज पैरेलल आती हैं वो कहाँ पे मिल जाती हैं, फोकस पे। तो जो इमेज है यहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनी है, हमारी फोकस पे बनेगी। और अब नेचर, यदि आपसे पूछे नेचर ऑफ इमेज क्या है, जब हमारी रेज रियल में मिल जाती हैं उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, जिसमें रेज एक्चुअली में मिलती हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, इमेज क्या होता है, मान लो ए पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स। और मीट्स में भी कैसी, एक्चुअली मीट होती हैं जब, क्योंकि रियल इमेज की बात कर रहे हैं हम, जब रियल में हमारी रेज हैं टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज और ये मिली हैं जिस पॉइंट पे मिली हैं, तो वहाँ पे हमारी रियल इमेज है वो बनती हैं। और इस ऐसा ही होता है एक वर्चुअल इमेज जब आएगी तब देखेंगे जहाँ पे रियल में तो नहीं मिलेंगी लेकिन अपीयर होती हुई मिलेंगी, कि भाई वो मिलती हुई दिख रही हैं। मतलब रियल में नहीं दिखेंगी, एक लगाएगा कि वो मिलती हुई आपको वहाँ पे सीम्स होती हैं, तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इमेज बनती कब है, जब आपकी रिफ्लेक्टेड रेज या तो रियल में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। रियल में मिलेंगी तो यहाँ पे रियल में मिल रही हैं, तो नेचर क्या है, हमारी रियल इमेज बनेगी यहाँ पे, रियल इमेज। और इमेज कैसी बनी है, हमारा ऑब्जेक्ट तो मान लो इतनी हाइट का था, इमेज कैसी बनी है, पॉइंट साइज्ड इमेज बनी, पॉइंट साइज्ड इमेज। और जो रियल इमेज जब भी बनती हैं आपकी, किस केस में, मिरर के केस में, और यहाँ पे आपकी इमेज है, हालांकि ये तो पता नहीं लगेगा कि इन्वर्टेड है या फिर, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड ये वर्ड दोनों इकट्ठे याद रखना। तो जितनी भी रियल इमेज बनती है वो हमेशा हमारी इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है। उल्टी कैसे, अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, उसमें तो नहीं पता लगेगा इन्वर्टेड है नहीं है। अब इसमें हमारा जो सेकंड कंडीशन है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे ले आए हम, दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट
बियॉन्ड सी, और यदि सी से है तो एक तो हमने क्या लेनी है, लाइन को पैरेलल लेना है, पैरेलल लेंगे तो फोकस से निकलती हुई दिखेगी, और एक रे को हम क्या कर सकते हैं, सी से होता हुआ जब निकालेंगे तो जिस रूट से वो आई थी उसी रूट से वो वापस चली जाएगी। फिर देखना है, दो ही रेज लेनी है, जब भी आप डायग्राम बनाओगे ना, इमेज फॉर्मेशन देखोगे, दो रेज लेनी है, एक हमने पैरेलल, इन्फिनिटी के केस में तो दोनों ही पैरेलल लेंगे हम, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरेलल इमेज लेगी हर कंडीशन के अंदर, और दूसरी सी से होती हुई निकाल लेंगे हम। तो सी से होती हुई निकलेगी तो जहाँ पे ये टकरा रही हैं, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज टकराई है और यहाँ से जिस रास्ते से आई है उसी रेज से रिफ्लेक्टेड रे भी टकराई है, तो इस पॉइंट पे हमारी जो रेज है वो बनी है। और ये देखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर ये पॉइंट आया है, तो कितना दूर आया है प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ये है, ये पॉइंट इस तरीके से है, तो यहाँ पे हमारी इमेज है वो इतने साइज की बनी है। और कहाँ बनी है ये हमने देखना है, सी और एफ के बीच में बनी है, क्योंकि एफ पे बन चुकी है ना इमेज, उसके बाद कहाँ, ये बस ये याद रखना, एफ और पी के बीच में इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पे इमेज ऐप पे बनी है तो उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को हम पास लेते आएंगे और इमेज है वो दूर बनती चली जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी इमेज बनी है, रियल में मीटू ही है ना, रिफ्लेक्टेड रेज, तो रियल इमेज बनी है, और इन्वर्टेड उल्टी बनी है। उल्टी कैसे, ये नीचे की साइड में बनी है, हमारा ऑब्जेक्ट अपर साइड में था, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में जो भी होती हैं उनको तो हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं, और लोअर साइड में जो इमेज बनती है उसको हम, एक रे डायग्राम है जस्ट, और ये रे डायग्राम आपसे पूछे जाते हैं, और रे डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हो ना आप, तो आपके न्यूमेरिकल्स के काफ़ी सारे पोर्शन ईजी होते चले जाते हैं। तो रेज डायग्राम ही आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी सोल्व करवाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना है कि कंडीशन बनी हुई कैसे हैं, और ये तो आपको कॉपी में रफ में बना बना के देखने पड़ेंगे, तभी कंडीशन समझनी है कि कौन सी रेज कैसे लेनी है। अब जैसे हमारी नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या थी, अब बियॉन्ड सी आ चुके हैं, तो एट सी यदि हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट यदि सी पे ले लिया हमने, तो एक रेज को हमने पैरेलल लेना है और फोकस से निकाल देना है, दूसरी रेज को फिर क्या करेंगे, फोकस से लेंगे, क्योंकि अभी सी से तो हम ले नहीं सकते, सी से तब तक ले सकते हैं जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो। तो अब क्या कर सकते हैं हम, सिंपल भी आप एक कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज कर सकते हो कि एक रेज तो आपने पैरेलल लेनी है और एक आप फोकस से भी ले सकते हो। एक पैरेलल लोगे तो फोकस से निकल जाएगी, एक आप फोकस से लोगे ना तो वो रेज आपकी पैरेलल चली जाएगी, इमेज यहीं बनेगी। तो आपके दो रूल याद रहेंगे ना, वो दो रूल क्या याद रखने हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करें, इमेज फॉर्मेशन करवाते टाइम आपने क्या याद रखना है, एक रे को तो आप वन रे पैरेलल ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे क्या ले सकते हो आप, सेकंड रे थ्रू एफ। एफ से लोगे तो वो पैरेलल चली जाती, पैरेलल कौन, रिफ्लेक्टेड रेज। और यहां पे क्या लेना आपने, जो रेज आपने पैरेलल ली है वो थ्रू प्रिंसिपल फोकस आपने थ्रू एफ से वो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको पास करके दिखाना है। तो इस तरीके से ये भी याद रखोगे तो ऐसे भी आपकी इमेज क्रिएट आसानी से हो जाएंगी। और इसमें यही कॉन्सेप्ट आपका यूज किया हुआ है जो हम थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं, एक रेज पैरेलल लिया फोकस से निकली है, दूसरी रेज फोकस से ली है तो वो पैरेलल चली गई है। ये एरोज ध्यान देने हैं, एरोज यदि अवे फ्रॉम द मिरर हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करते हैं, टुवार्ड्स द मिरर हैं तो ये आपकी इंसिडेंट रे को हमारे शो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट हमने सी पे लिया है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो जब ये मिलेंगी आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है जो फोकस से होकर निकल रही है और एक हमारी पैरेलल होकर निकल रही है, मिल कहाँ रही हैं ये लगभग सी पे ही मिल रही हैं, ऑन द सी नहीं है, सी की साइड में मिल रही हैं बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इमेज एट सी, सी पे ही बनेगी। और जब इसका साइज देखेंगे लगभग सेम साइज की बनेगी, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसी ऑब्जेक्ट की साइज था ऐसे ही ऑब्जेक्ट मतलब हम इमेज का साइज बनेगा। और रियल में मी2 ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है तो इमेज कैसी है, रियल इमेज है। एंड कैसी है यहाँ पे यदि हम बात करें इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टी ही बनती हैं, बिलो द, इन्वर्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और इरेक्ट का मतलब यदि आपसे पूछे इरेक्ट इमेज क्या होती है, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि अबो बन रही है तो उनको
रियल बताया आपने, जब अभी क्या था, रिफ्लेक्टेड रेज जब रियल में मीट होती हैं उनको रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल आगे पढ़ेंगे जहाँ पे रियल में नहीं मिलती। उसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन क्या है, इसके अंदर हमने क्या लेना है, ऑब्जेक्ट अब सी पे ले आए, अब सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में वही कंडीशन रहेगी। एक तो रेज आपने क्या लेनी है, पैरेलल, और दूसरी आप फोकस से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकस से लोगे तो रेज है वो इस तरीके से मिलती हुई आपको दिखेगी, हालांकि इसमें सी से निकाल रखी है, मतलब ऐसे एक रेज ली है जो सी के पॉइंट से और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी टिप से होकर निकल रही है। तो इस तरीके से ये रेज है, ये तो ऐसे कैसे निकल जाएगी। आप फोकस वाला भी बना के देखोगे वो भी बन जाएगी। जैसे एक रेज ये थी, अभी बताया था, एक आपने फोकस में से निकाल के और इस तरीके से मिला देनी है और वो भी इमेज यहीं बनेगी आपकी। तो आप अलग अलग टाइप की इमेज बना के देख सकते हो, सही वो भी है आपका। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी वो देखेंगे हम। इमेज कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सी, सी से दूर चली जाएगी, क्योंकि पहले सी पे थी, अब सी से दूर चली जाएगी, फिर इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से सेंटर की तरफ आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं पोल की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ पे इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज बनी है, रियल इमेज, और रियल है तो इन्वर्टेड बनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा छोटे साइज का लेकिन इमेज है वो बड़े साइज की है, तो एनलार्ज इमेज बनेगी यहाँ पे, एनलार्ज इमेज रियल है। और इन्वर्टेड का मैंने बता ही दिया क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ बनी है प्रिंसिपल एक्सिस से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन हम और देख लेते हैं, ये कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट एफ। यदि हम ऑब्जेक्ट को एफ पे लेके आएंगे तो वहाँ से फिर क्या है, एक रेज तो अपनी चली जाती है पैरेलल, वो फोकस से होकर निकल जाएगी। और अब क्या है, हम इसमें से फोकस से तो निकाल नहीं सकते, तो अब कंडीशन आपको सी वाली याद रखनी पड़ेगी। तो ये एकमात्र कंडीशन है, सी से आपने एक रे लेनी है जो कि टिप से टच होती हुई जाए और वो आपको उसको वापस उसी डायरेक्शन में ले जाना है। और यहाँ से देखोगे तो ये रेज हैं पैरेलल दिखेंगी आपको, पैरेलल जा रही हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये रेज कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं, हो सकता है कहीं भी जाके ये मिले। तो यहाँ पे भी आपको जो इमेज है, इमेज वो तो इन्फिनिटी में मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल रेज वैसे मिलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिलती हुई यदि हम उनको मानते हैं तो उनको मानेंगे हम इन्फिनिटी पे जाके मिली हैं। और मिली हैं तो जाहिर सी बात है रियल इमेज बनी है, रियल इमेज। और यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल फोकस तो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो इमेज है वो तो नीचे की तरफ ही बनेगी ना, तो इन्वर्टेड इमेज है वो बनेगी यहाँ पे, इन्वर्टेड इमेज। और बहुत सारे जाके आगे जाके मिलेंगी, तो ये हमारी जो इमेज है वो क्वाइट लार्ज इमेज बनती है, बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल साइज का था। तो ये है हमारा फिफ्थ कंडीशन। उसके बाद है सिक्स्थ में क्या है, एक ही कंडीशन बची है, एफ पे आ चुके हैं ना हम ऑब्जेक्ट लेके। अब बिटवीन एफ एंड पी, पी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो एक रेज तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐसे पैरेलल ले सकते हैं फोकस से होती हुई। हालांकि इसने किस में से निकाल रखी है, एक रूल हमने पढ़ा था, यदि हम पोल पे डालेंगे रेज तो वो इस तरीके से सेम एंगल बना के आगे बढ़ जाती है। और एक रेज वही सी से लेंगे तो ये रेज इस तरीके से जा रही है, ये रेज इस तरीके से जा रही है, तो मिल नहीं सकती, तो यहाँ पे रियल इमेज तो नहीं बनेगी। तो इमेज है वो रियल नहीं बनेगी, तो ये कैसे बनेगी, वर्चुअल। क्योंकि इसको पीछे की तरफ मिला के देखेंगे ना तो ये रेज मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब, लेकिन रियल में नहीं मिलेंगी। तो इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो इमेज है वो अबो प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है, तो इरेक्ट इमेज बना है, इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज है वो ज़्यादातर आपको इरेक्ट होती हुई मिलेंगी। और यहाँ पे इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बनी है, कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो आप देख सकते हो कनकेव मिरर के केस में केवल एक ही कंडीशन है जहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी। और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये, जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, इरेक्ट के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, वर्चुअल के लिए कैसे पता लगेगा आपको साइन देख के कि इमेज कैसी बनेगी, तो वो प्रैक्टिस इन डायग्राम से ही होती है। और कई न्यूमेरिकल में आपको ऐसे रे डायग्राम बनाने आ जाते हैं, जैसे किसी का एफ दे दिया आपको और यू दे दिया, तो एफ दे दिया मान लो आपको 15 सेंटीमीटर और यू दे दिया आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो आपसे रे डायग्राम पूछ लिया। तो यहाँ पे एफ और यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो एफ हमारा कितना है, 15 है, तो सी कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सीधा सीधा इसने क्या बोल रखा है कि आपका ऑब्जेक्ट यदि सी पे रखा हुआ है तो उसका रे डायग्राम ना हो, और सी पे रखा हुआ डायग्राम हमने ऑब्जेक्ट देखा था सी पे है तो सी पे इमेज बनेगी, तो वहाँ पे वी की वैल्यू भी आपकी क्या आनी चाहिए, 30 ही आनी चाहिए। तो ये रे डायग्राम है ना वो कोरिलेट होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स के साथ।
और इनके बगैर आप न्यूमेरिकल कर भी नहीं सकते। खैर वो तो हमारा सेकंड पार्ट है, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। ये थी आपकी 6 कंडीशंस जो कि कनकेव मिरर की रहती हैं। इसमें आप एकमात्र कंडीशन याद रखना जो कि 6th कंडीशन है, जहाँ पे हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, जबकि और इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो ये टेबल जो हमने पढ़ी थी एक प्रकार से बुक के अंदर दी हुई है। यहाँ पे जब ये साइज ऑफ इमेज आप देखो तो ये साइज ऑफ इमेज जैसे हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज है, कब कहाँ बनती है, हमारी ऐप के ऊपर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। उसके बाद डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज की बनती है। उसके बाद सेम साइज की सी पे, तो सी वाली कंडीशन याद रख लेना। यहाँ पे तो इमेज, और देख सकते हो आप इमेज का साइज है वो बड़ा होता जा रहा है और ऑब्जेक्ट है वो हम छोटा लेके जा रहे हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इमेज हमने देखनी है कि उसका साइज कैसे बढ़ता है या घटता है। और यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो, 5 कंडीशन में आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेंगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल में मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट होता है ए पॉइंट नियर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नियर, नियर में ये बिलो भी हो सकता है, बिलो और अबो कहीं भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, नियर अबो और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और इससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। डिस्टेंस ऑफ विच फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस shows द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज थोड़ा लिखने का तरीका क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है, हमने जब बात की थी अभी डायग्राम्स के अंदर, जैसे इमेज कहाँ बनी थी यहाँ पे, ये एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो इमेजेस हैं, रियल इमेज या फिर कोई भी इमेज का जो साइज है वो कैसे पता होगा, कि ये देखा जाता है कि इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूर है, उसी को हम साइज मानते हैं। और यहीं से हमको पता लगता है कि इमेज हमारी क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, और उसका साइज है वो कैसे डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद हम कुछ बेसिक सी कंडीशन बच गई है हमारी कन्वेक्स मिरर की, वो और कर लेते हैं। और इसमें जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है उसमें कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड डिस्कशन रहेगा अभी। जैसे ये एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 10 या फिर 9.4। इसमें क्या है, ड्राई नीट रे डाई और ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 10.1। ये आपसे बोल रहे हैं खुद प्रैक्टिस करके देखो और उसके बाद चेक करके देखो कि क्या इमेज ऐसी ही बनती हैं जैसे अपनी टेबल में दी हुई हैं। तो आप यदि स्केल से और बिल्कुल प्रॉपरली इमेज बनाओगे, हाथ से तो डिजाइन करोगे तो फिर तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन यदि आप स्केल से और प्रकार वगैरह यूज करके पेंसिल से अच्छे से रे डायग्राम पैरेलल लोगे और उसके बाद उनको मीट अपने आप होने दोगे, तो वहाँ से आपके रियल डायग्राम यही बनेंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। उसके बाद कनकेव मिरर के यूज हैं, ये 2 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बताया था आपको टॉर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट में यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। बताया था ना, यदि फोकस पे हम बल्ब को रखते हैं तो क्या होता है, रेज वो पैरेलल चली जाती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, और वो सर्च वगैरह है टॉर्च से हम ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेविंग मिरर्स हैं वो यूज किए जाते हैं टू सा द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। सेविंग मिरर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कनकेव मिरर, इमेज ज़्यादा बड़ी दिखे ताकि किसकी, फेस की। उसके अलावा डेंटिस्ट यूज करते हैं इस मिरर को किसके लिए, जो टीथ वगैरह है पेशेंट के टीथ को देखने के लिए, मसूड़े वगैरह उनके बीच में जो इन्फेक्शन वगैरह ना हो उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसनट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेसिस। तो ये आपके 4 यहाँ पे हम बोल सकते हैं यूजेज हैं। फर्स्ट यूजेज सर्च लाइट्स में, सेकंड यूज किस में था, सेविंग मिरर के रूप में, थर्ड है आपका डेंटिस्ट, और फोर्थ है आपका सोलर फर्नेसिस। क्या होती हैं, जो सनलाइट को यूज करके ऐसी भट्टियाँ बनाई जाती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। इसके अलावा सोलर हीटर वगैरह है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जिसमें हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। इसके अलावा सोलर कुकर होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट में, इसमें भी हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर ही यूज करते हैं। कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, मान लो जो सनलाइट आती है ना उनको फोकस कर देता है एक ही पॉइंट पे, जिसकी वजह से हमारा जो फूड वगैरह है जैसे सोलर कुकर है या फिर हीटर वगैरह है वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब हम पढ़ लेते हैं कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती हैं। और कन्वेक्स मिरर के साथ भी वही एक्टिविटी करनी है हमने। यहाँ पे हमने ज़्यादा कॉन्सेप्ट
करना है, यहाँ पे आपकी दो ही कंडीशन आएंगी केवल कन्वेक्स मिरर में। और वो कौन सी हैं? जैसे कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी पोलिस्ड सरफेस कहाँ होती है? टुवार्ड्स द सेंटर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, वो मिलेगी आपको। और यहाँ पे कोई इस साइड में ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट किस साइड में रखा जाता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है, पॉलिश सरफेस के सामने हम रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे तो हम मान सकते हैं कि जो इसका एफ और सी है वो तो पॉलिश सरफेस की फ्रंट में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में तो कोई सी और एफ है ही नहीं है। तो जिसकी वजह से हमारी जो सी और एफ की वजह से हमारी 6 कंडीशन बनी थी वहाँ पे कि सी पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं है। एक कंडीशन है हमारी इन्फिनिटी पे, और एक कहाँ है? इन्फिनिटी और पी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब रखते हैं उस केस में देखा जाता है। और यहाँ पे यदि रेज पैरेलल आएंगी तो जाहिर सी बात है वो मिलेंगी तो है नहीं, यहाँ पे इमेज तो अपीयर टू मीट, मिलती जरूर है। तो ये पहला पॉइंट आपका कहाँ है? तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनती है। और बिहाइंड द मिरर जैसे हमने उसमें पढ़ा था कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज में इरेक्ट होती हैं, ये आपको याद रखना है। और कैसी बनी है? बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज है वो बनी है यहाँ पे। उसके बाद यदि हम बात करें किसकी? बिटवीन द इन्फिनिटी एंड एफ, ये पी, क्योंकि एफ तो उस साइड में उसको तो हम यूज कर ही नहीं सकते। तो कोई भी आप कंडीशन लोगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी बात आ जाए किसकी? कन्वेक्स मिरर की, वहाँ पे आंख मीच के आपको याद रखना है कि जितनी भी इमेज बनेंगी वो वर्चुअल इमेज बनेंगी और वहाँ पे इरेक्ट इमेज ही बनती हैं। मतलब वहाँ पे एच डैश की जो वैल्यू है ना, साइज ऑफ इमेज, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और वहाँ पे यदि हम बात करें वी की वैल्यू, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही आती है। और कोई भी यू की वैल्यू दे दो, वहाँ पे आप इमेज, आपका रे डायग्राम आपसे पूछा जाए तो ये रे डायग्राम आप बना के आ सकते हो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे यदि हम ऑब्जेक्ट को लेंगे तो इसमें क्या करेंगे? एक तो रे है वो पैरेलल रहेंगे, और पैरेलल है वो फैल जाती है लेकिन पीछे की तरफ फोकस से होती हुई जाएगी। और दूसरी साइड में यदि हम बात करें, एक रे हम क्या ले लेंगे? बिल्कुल सेंटर पे फोकस डाल लेंगे, तो जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। लेकिन बैक साइड में मिलाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये दो रेज हैं आपस में मिलती हुई दिखाई देगी। ये तीसरी क्या है? ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है, क्योंकि इस नॉर्मल के बेस पे ही हम रिफ्लेक्टेड रेज है वो निकाल सकते हैं। जैसे बताया था ना आपको, कोई रेज है जैसे रिफ्लेक्ट, इसमें कन्वेक्स मिरर में ऐसे दे दी जाए और ऐसा रे डायग्राम बना के और अब बोल दिया जाए इसकी रे बनाओ, रिफ्लेक्टेड रे कैसे गई है। तो आप सबसे पहले तो जो सी है ना, इसका सी के साथ इसको पॉइंट को मिलाओ, और उसके बाद जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है सेम एंगल इस साइड में भी ऐसे बना दो, ये एंगल है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमेशा सेम बनेगा। तो एक कंडीशन क्या रहेगी इसमें? जो हमारी इमेज है यहाँ पे क्या है? फोकस पे थी, और अब क्या है? हमारी इमेज फोकस और पी इनके बीच में बनेगी। तो एकमात्र हमारी कन्वेक्स में हम एक ध्यान ये भी रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम पोल के पास लेके आएंगे, इस साइड से जो इमेज है वो भी पोल की तरफ ही बनेगी। वहां पे हम पोल की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं लेकिन इमेज है वो पोल से दूर होती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले ऐप पे थी ना, अब ऐप से थोड़ी आगे सरक गई पी की तरफ, और ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था वो थोड़ा सा आगे सरकाया। तो दोनों चीज़ें यदि हम लेके आते हैं किसकी तरफ? जाहिर सी बात है पोल की तरफ, और दोनों ही कंडीशन में टुवार्ड्स द पोल एक ऑर्डर है वो फॉलो होगा। तो इस तरीके से इसकी तो दो ही कंडीशन आपने याद रखनी है। डायग्राम्स हमेशा याद रखो पेंसिल के साथ, और जो आपके बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से प्रकार और पेंसिल फुटे वगैरह जो भी आप यूज करो उससे ही आपको मार्किंग है वो दिलाई जाएंगी। 2-2 नंबर एक क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्ट की कंडीशन दे देगा आपको, भाई कौन सा मिरर दिया हुआ है, कौन सा लेंस है, लेंस के हालांकि हम डायग्राम समझेंगे। तो जो भी आपको कंडीशन दी जाए उससे आपसे पूछा जाता है इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज का साइज क्या है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है। तो डायग्राम आप अच्छे से बना के आने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर में आपसे जरूर पूछा जाता है। सारी कंडीशन नहीं पूछे, कोई भी एक कंडीशन पार्टिकुलर है वो आपसे जरूर पूछी जाएगी। अब यहाँ पे आपसे एक एक्टिविटी है जो खुद करने के लिए दी हुई है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंट ट्री इन ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस या फिर इमेज है वो देखो। कुड यू सी ए फुल लेंथ ऑफ इमेज? क्या पूरी लेंथ की इमेज है वो देख सकते हो आप। ट्राई विद द प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज, आप इसको चेक करो। रिपीट द एक्टिविटी विद द कनकेव मिरर।
तो जो प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है यहाँ पे, जो साइज ऑफ इमेज होती है ना, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों बराबर होते हैं और जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज है वो बनती है। लेकिन यदि यही एक्टिविटी हम किसके साथ करें, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर के साथ करते हैं, उनके केस में आपको ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं मिलेगी। वो अलग कंडीशन है कि हमने कनकेव मिरर के अंदर देखा था, यदि हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो डिस्टेंस या फिर इमेज है वो भी सी पे मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी, सेम साइज की। तो हमारा जो कन्वेक्स मिरर है इसके अंदर तो इमेज हमेशा छोटी बनेगी, लेकिन हमारा कनकेव मिरर की कोई कंडीशन आपसे पूछ ली जाए, भाई एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें ये प्लेन मिरर की तरीके से बिहेव करता है लगभग, लेकिन प्लेन मिरर तो आपको पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन इस कंडीशन में इमेज कैसी बनती है, सी और एट सी वाली कंडीशन देखी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ये कंडीशन तो अलग है। लेकिन यदि हम साइज की बात करें और डिस्टेंस की बात करें ना, वो बिल्कुल सेम कंडीशन बनती है कनकेव मिरर के अंदर, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट एट सी हो, उस केस में। तो इस तरीके से थोड़ा आपको कोशिश की है समझाने की किस तरीके से हम डायग्राम से उनको स्टडी कर सकते हैं और कंडीशंस क्या क्या रहती हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तरफ गौर करेंगे, मिरर के क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। फर्दर जो पार्ट्स रहेंगे वो लेंस से रिलेटेड रहेंगे। तो ये चैप्टर आपका मेनली 5 पार्ट्स में रहेगा और इस पार्ट में मेनली हमने रिफ्लेक्शंस के बेसिक्स, फंडामेंटल्स और जाहिर सी बात है मिरर्स और मेनली इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स और कनकेव मिरर ही स्टडी किया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।